द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं तुषार कॉस्मिक जी। इनका ताल्लुक पंजाब के शहर बठिंडा से है और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से एजुकेशन ली और 1100 से ज़्यादा हिंदी और अंग्रेज़ी में मज़ामीन लिख चुके हैं। यूट्यूब चैनल भी अपना चलाते हैं। तुषार जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा और बठिंडा के बारे में बताइएगा। हमारे यहाँ जो है जुगाड़ लगाने को कहते हैं वाया बठिंडा, कि ये जी काम आपने कैसे किया जी, वाया बठिंडा किया है। तो कैन यू स्टार्ट विद योर सिटी वेयर यू वर बोर्न? हाँ, जी जी जी। बठिंडा में शुरू के मेरे 19-20 साल बीते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। कोई पोल्यूशन नहीं है वहाँ पे, आबादी बहुत कम है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, गुड सिटी। और बहुत बड़ा एक रेलवे जंक्शन भी है और इसको झीलों का शहर भी बोलते हैं। अच्छा शहर है पंजाब का। और अभी आप वेस्ट दिल्ली में रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और लिखना पढ़ना जो है वो आपका शौक है। अच्छा तुषार जी, आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं, तो आप क्या देखते हैं उसमें, क्या फॉल्ट्स हैं, फ्लॉज हैं और क्या उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं कोई? तो क्या व्हाट इज़ जी, योर असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान सोशल मीडिया? देखिए ये कुछ लोग जो रोड शो करते हैं ना, गर्ल्स भी करती हैं आपके यहाँ से, बॉयज भी करते हैं, और वो इंडिया को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे इंडिया कोई स्वर्ग हो, जैसे इंडिया में सारा कुछ अच्छा ही अच्छा होता हो। स्वर्ग का मतलब है जन्नत। जी 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 जी, जन्नत, जन्नत। हम्म, तो ऐसा है नहीं है। इंडिया में आज भी बहुत सारी कमियां हैं और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। जो जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, यहाँ की पुलिस जो है उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, और जुडिशरी जो है वो लगभग फेल है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। और वहां मैं देखता हूँ कि वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बस इंडिया तो पता नहीं, मतलब सबको मात कर चुका है। बट ठीक है, वो पाकिस्तान के मुकाबले में उनको लगता होगा ऐसा, लेकिन इन रियलिटी हम यहाँ इंडिया में हैं तो हमें नहीं लगता ऐसा। नो डाउट इंडिया ने तरक्की की है, नो डाउट यहाँ बहुत अच्छी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं कि सब खराब चीजें हैं। लेकिन जो रोड शो में देखता हूँ तो वो मुझे ऐसा क्लियर लगता है कि नहीं, ये थोड़ा ओवर हो गया। ओके। एक अच्छा, पॉइंट तो इसके यही है। अलावा और जी, मतलब इसके अलावा जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे डिस्कशंस होती हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, मेरा ख्याल है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में उस तरह की डिस्कशंस नहीं होती। तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का हो या पाकिस्तान का, अगर कोई पाकिस्तानी जाता है इंडियन मेन स्ट्रीम चैनल पे तो वो एक शाउटिंग मैच बन जाता है। इसी तरह से अगर कोई इंडियन, हमारे यहाँ तो अब मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से शायद बैन है या क्या है, किसी इंडियन को मैंने देखा नहीं पाकिस्तानी टीवी चैनल पे, तो वो भी बाज़ शाउटिंग मैच ही बन जाता है। तो एक रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज, एक थॉटफुल एक्सचेंज जो है वो बहुत कम नज़र आती है मेन स्ट्रीम मीडिया में। डायलॉग्स तो होने चाहिए सर। हर समस्या का हल जो है वो अल्टीमेटली जो है ना, वो लॉजिक है मेरी नजर में। और जैसे जैसे वो रस्साकशी होती है ना, उसमें से कहते हैं कि अमृत निकला, तो वो अमृत तभी निकलेगा जब दोनों तरफ से जो है लॉजिक, जो लड़ाई है वो लॉजिक की लड़ाई होनी चाहिए, तर्क युद्ध होना चाहिए। वो दोनों तरफ से होना चाहिए, मतलब उसमें कोई खून खराबा नहीं है। आप अपनी राय रखें, हम अपनी राय रखें, और यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है सब समस्याओं के हल का। कुछ मुझे ऐसे लगता है, अगर मैं सेल्फ क्रिटिकल होकर बात करूं, कि सेल्फ राइचियसनेस ज़्यादा है, मॉरल सुपीरियॉरिटी जिसको आप कह लीजिए, कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, और इंडिया के जो लोग हैं या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत नैरो माइंडेड है। तो मसलन कि वहाँ पे हिंदुत्व का राज है, और पाकिस्तान में जो है अगर आप कहें कि भाई ये कैसे है कि हिंदुत्व जो है वो बुरी है और टू नेशन थ्योरी अच्छी है, तो इसी तरह से इंडिया में अगर हिंदू राष्ट्र बुरी चीज़ है तो मुस्लिम नेशनलिज्म कैसे अच्छी चीज़ है? तो मोस्ट पाकिस्तानीज फेल टू अंडरस्टैंड दिस आर्ग्यूमेंट। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो मुझे लगता है ना, हालांकि मुझे बहुत डीप में तो इस्लाम की समझ नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैं एक्स मुस्लिम्स को भी सुनता हूँ, या जो जितना मैंने पढ़ा है, मुस्लिम स्कॉलर्स को ही जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, तो ये इस्लाम से आता है।
ये जो सुपीरियरिटी वाली बात है वो इस्लाम से आती है, ये मेरी समझ है। तो वो वही पाकिस्तानियों में भी वही वाली समझ होनी चाहिए, मुझे लगता है वहीं से आई है ये समझ। अच्छा तुषार जी, आप ये जो बात कर रहे हैं ना, तो मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स जो हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, तो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, एक माइनॉरिटी व्यू रखते हैं जो, उनमें एक मलेशिया के स्कॉलर हैं डॉक्टर चंद्र मुजफ्फर, वो इस व्यू को सब्सक्राइब नहीं करते। इसी तरह मेरा ख्याल है जावेद गामदी, जो पहले लाहौर में रहते थे, अब वो अमेरिका में रहते हैं, और उनको जान का ख़तरा था, इस वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ा। और वो उनका कहना ये है कि मेरी वजह से मैं नहीं चाहता था कि और लोग भी मारे जाएं, तो तालिबान की तरफ से उनको ख़तरा था, तो वो फिर पाकिस्तान छोड़ के पहले मलेशिया गए और उसके बाद वो अमेरिका गए, वहाँ पर उन्होंने एक इस्लामिक सेंटर बनाया है टेक्सास में। इंडिया पाकिस्तान पे जो हमारा डिस्कोर्स है पाकिस्तान का, उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है चीमा साहब और आरजू जो है ना, वो दोनों ही एक्सट्रीम पे हैं। आरजू जो है वो ऐसा लगता है कि जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो उधर झुकी हुई है, और चीमा साहब ऐसा लगता है कि वो इस्लामिक विचारधारा की तरफ झुके हुए हैं, और दोनों एक्सट्रीम की तरफ मुझे लगता है, जबकि सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए। यहाँ पे हम भारत में, तो हमें नहीं लगता कि हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो सारी ठीक ही ठीक है, और बाकी इस्लामिक विचारधारा के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं, तो सेल्फ क्रिटिकल होने की जरूरत है दोनों को। अच्छा, हिंदुत्व से आप क्या मुराद लेते हैं? आप मुझे बता रहे थे कि आप कुछ अरसा आरएसएस में भी रहे, तो यस सर। आरएसएस जो है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ओ तो क्या आप हाँ समझते हैं? क्योंकि हमारे एक इंटीरियर मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर रहमान मलिक, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जी नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट टेररिस्ट इन साउथ एशिया। तो मुझे ख्याल आ रहा है कि मैंने शायद कुछ पूछा था किसी से कि यार अगर वो इफ नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, हु इज द सेकंड बिगेस्ट टेररिस्ट एंड थर्ड बिगेस्ट टेररिस्ट? यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान फिर यूएन के पास या अमेरिका के पास ये एप्लीकेशन लेके क्यों नहीं गया कि भाई आप आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान की आपको पता है कि 139 एंटिटीज एंड पर्सनैलिटीज आर ऑन द यूएन टेरर लिस्ट। तो आप कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? सर, मैं आरएसएस में रहा हूं, और मैं 4-5 साल रहा हूं अपनी टीनेज में, और मैं इनकी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को, मुझे लगता है कि मैं बड़े अच्छे से समझता हूं, और आरएसएस में टेररिज्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये ठीक है कि वो अपने जो यहाँ का कल्चर है उसे वो बेस्ट कल्चर मानते हैं, और यहाँ के बोलते हैं कि यहाँ के पूर्वज हमारे पूर्वज हैं, और ये जो लैंड है ये हमारी है, ये कल्चर हमारा है, उसको प्रोटेक्ट करने का हर संभव प्रयास करते हैं। बाकी टेररिज्म वाली कोई बात है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। आरएसएस का जो बेसिक चीज है वो है शाखा। शाखा लगती है इनकी सुबह भी और शाम को भी, जिसमें बच्चे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, अलग अलग तरह की शाखाएं लगती हैं, पूरे पूरे इंडिया में लगती हैं, बाहर भी लगती होंगी। तो कुछ नहीं सिखाया जाता, ऐसे कोई भी जा सकता है, ओपन है, कहीं कोई टेररिज्म वाली बात नहीं सिखाई जाती, कोई नफरत नहीं सिखाई जाती। हाँ, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, वो इस्लाम के साथ हैं, ये वो डेफिनेटली वहाँ डिस्कस होते हैं, क्रिश्चियनिटी के साथ हैं, ये भी डिस्कस होते हैं, और जो बाहर की और कल्चर्स हैं वो डिफरेंसेस तो वहाँ पे डिस्कस होते हैं, लेकिन ऐसा किसी को मार दो काट दो ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हमारे यहाँ तुषार जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि गांधी जी का जो मर्डर हुआ, नथुराम गॉडसे का ताल्लुक आरएसएस से था। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो आरएसएस छोड़ चुके थे, तो आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? विचारधारा तो चाहे वो आरएसएस से बाहर भी रहे हो, लेकिन वीर सावरकर ने एक किताब लिखी थी हिंदुत्व, तो ये आरएसएस भी उस विचार से आते हैं। आरएसएस जो है ना, ये 1925 में बनी थी। केशवराव बलीराम हेडगेवार जो थे ना, वो संस्थापक थे आरएसएस के, और ये जो नाथूराम गोडसे हैं, ये हिंदू महासभा थी कोई, उससे शायद रिलेटेड थे, लेकिन ये सारी जितनी भी संस्थाएं थी ना, ये इनकी विचारधारा लगभग एक ही है। नाथूराम अच्छा गोडसे ने वो इंडिविजुअली जो भी किया होगा वो इंडिविजुअली किया होगा। और सावरकर के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उर्दू पोइट्री भी किया करते थे, और मुसलमानों के काफ़ी करीब भी थे कल्चरली स्पीकिंग, एंड ही वाज नॉट अ डिवाउट हिंदू। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो एथियस्ट थे, लेकिन फिर उनका जो जेल का एक्सपीरियंस था, जब उनको काला पानी भेजा गया अंडमान आइलैंड्स, तो वहाँ पे जो थे बहुत से प्रिजनर्स, मुस्लिम प्रिजनर्स, उनके सलूक या उनकी बदसलूकी की वजह से
उन्होंने अपने आइडियाज बदले. इज देयर एनी सब्सटेंस टू दैट एलिगेशन, दैट असेसमेंट? मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सावरकर जो है वो इस्लाम को ठीक से समझते होंगे और उन्होंने ये थ्योरी दी जिस पे आरएसएस आज खड़ा है. इतना मुझे पता है. लेकिन उनका आरएसएस से तो कोई ताल्लुक नहीं था ऑर्गेनाइजेशनली, वो तो हिंदू नहीं नहीं, महासभा में थे. जी. ना आरएसएस तो नहीं, आरएसएस से नहीं था. आरएसएस अपने आप को वीर सावरकर से रिलेटेड मानता है और उनको बहुत इज्जत देता है. अगरचे वो फॉर्मली कभी आरएसएस का हिस्सा नहीं रहे. नहीं 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 नहीं. और उनकी डेथ भी मेरा ख्याल है 60s में हुई थी ना? नहीं, मुझे डेथ डेट एग्जैक्टली नहीं पता है. बस मुझे इतना पता है कि आरएसएस उन्हें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही आइडियल मानता है उनको, वीर सावरकर को. अच्छा तुषार जी, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है? कैसे देखते हैं आप इस हॉस्टिलिटी को जो दोनों मुल्कों में पाई जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं ना, जब तक रिलीजन्स की पकड़ ढीली नहीं होगी ना, रिलेशन अच्छे हो नहीं सकते. और जो जहां तक हिंदुत्व की बात है, तो ये एक रिएक्शनरी फोर्स है. हिंदुत्व अपने आप में कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, इसे आप डिफाइन ही नहीं कर सकते. हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है जिसे आप किसी धागे में आप बांध सकें, किसी डेफिनेशन में आप बांध सकें, ऐसा कुछ है नहीं है. ये सिर्फ एक रिएक्शन के तौर पे एक पावर खड़ी की गई है. तो एक ढीली ढाली सी इसकी डेफिनेशन है. एक्चुअली ये कुछ है नहीं है, क्योंकि ये जो भारत का बेसिक कल्चर है ना, यहाँ पे उस तरह के कोई मजहब नहीं है कि कोई एक किताब हो, कोई एक आइडियल हो जिसके इर्द गिर्द सारा समाज जो बुना गया, ऐसा कुछ भी नहीं है सर. यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे देवी देवता बदल जाते हैं. तुषार जी, आप कह रहे हैं कि ये सब रिएक्शन है बीजेपी का जो राइज है वो आपके ख्याल में एक रिएक्शन है, तो किस चीज का 100%. रिएक्शन है ये? जी, किस चीज का रिएक्शन है ये? रिएक्शन जो है वो इस्लामिक फोर्स के खिलाफ खड़े होने के लिए है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ खड़े होने के लिए है. कन्वर्जन होता है, तो ये अपनी डेमोग्राफी को नहीं चाहते कि बदले, अपने समाज की अपनी जो संस्कृति वो नहीं चाहते ये बदले. उसके लिए फोर्स पूरी खड़ी हुई है. आरएसएस जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है, और बीजेपी तो उसका एक पार्ट है. इसमें बहुत सारी है, जैसे विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी है, भारतीय मजदूर संघ है, बहुत सारी, और विश्व हिंदू परिषद है, बहुत सारी इसमें संस्थाएं और जुड़ी हुई हैं, पूरे वर्ल्ड में काम करती है. और इसका एक माइनॉरिटी विंग भी तो है जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं. व्हाट अबाउट दैट? वो बनाया है, लेकिन एक्चुअली बेसिकली तो इनकी आइडियोलॉजी जो है वो उनको फेवर नहीं करती है. मैं रहा हूँ आरएसएस में, नहीं फेवर करती. क्रिश्चियनिटी को या इस्लाम को या कम्युनिज्म को नहीं फेवर करती, नॉट एट ऑल. आरएसएस के जो मौजूदा चीफ हैं मोहन भगवत जी, वो तो काफी कॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट्स देते रहे हैं. उन्होंने यहां तक भी कहा कि देयर इज नो हिंदू राष्ट्र विदाउट मुस्लिम्स. तो क्या आरएसएस के कुछ लोग उनसे नाराज होंगे इस तरह के बयानात की वजह से? हाँ, डेफिनेटली. लोग जो है उनकी ये वाली स्टेटमेंट को फेवर नहीं करते हैं. हिंदू लोग फेवर नहीं करते. इवन आरएसएस में भी नहीं फेवर करते बहुत लोग. लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट तो नहीं हुई कि इनको हटाया जाए, ये रास्ते से भटक गए हैं? ना, वैसा भी कुछ नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है कुछ भी. स्टेटमेंट है वो देते रहते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स देते रहते हैं. तो आप कैसे देखते हैं फिर? हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि रिलीजन की जो पकड़ है ना इंडिया में बड़ी सख्त हो गई है. इंडिया इज नो लॉन्गर अ सेकुलर कंट्री, इट हैज बिकम अ हिंदू, फनेटिकल हिंदू स्टेट. सर ऐसा है, मेरी टीनेज में मैंने देखा है खूब लोग विरोध करते थे राम का, कि राम जी ने सीता को वनवास क्यों दे दिया, भाई गलत था ये. बहुत आज भी खुले में हमारे यहाँ तो जो जिसे हिंदू कल्चर कहते हैं ना, यहाँ तो रिलीजन को इतना पकड़ धकड़ के नहीं, जकड़ पकड़ के नहीं लिया जाता, लाइटली लिया जाता. लोग पार्कों में खुली डिस्कशंस करते हैं. तो ये जो भी है ना, कुछ जो बिल्कुल जिसको आप हिंदुत्व बोल रहे हैं, और बड़ा जी रिलीजन की जो पकड़ जो है भारत में हो रही है, वो मैंने बोला ना, वो खाली रिएक्शन है और कुछ नहीं, अपने आप में कुछ नहीं है ये. और रिएक्शन जो है वो इस्लाम के ही खिलाफ है आज की डेट में बेसिकली, क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी है वो ढीली पड़ चुकी है. यहाँ क्रिश्चियनिटी मतलब सिर्फ वो कन्वर्जन वगैरह करते तो हैं, लेकिन कल्चरली उनका कोई लोगों को इतना डर नहीं है जितना कि इस्लाम का है. तो इस्लाम से क्या डर है उनको? इस्लाम से सर डर, इस्लाम के तो वेरियस फैक्टर्स हैं ना. इस्लाम से डर तो जो है वो पूरे वर्ल्ड को है आज की डेट में. इस्लाम के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं.
इस्लाम जो है वो डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता है, इस्लाम जो है वो कन्वर्जन चाहता है, जो मुस्लिम हो गया उसे वो बाहर नहीं आ सकता है, और फिर शरिया लॉ भी चाहिए, बहुत बहुत सारी चीजें हैं इस्लाम के अंदर। अच्छा, पंजाब में मैंने सुना है कि क्रिश्चियनिटी बहुत फैली है और बहुत सारे सिख ऐसे हैं, खासतौर पे लोअर कास्ट सिख्स, वो उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है लेकिन नाम नहीं बदले, तो इसलिए अभी तक जो है कोई रिलायबल फिगर्स नहीं है कि कितने कितने सिख जो हैं वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। आपके पास कोई है ऐसी बिल्कुल इंफॉर्मेशन? नहीं नहीं, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका कोई क्लियर आंकड़ा नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन ये बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे सिख जो हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा चुके हैं, उनके नाम वही हैं, वो आज भी पगड़ी धारण करते हैं, और उसका पक्का कुछ नहीं पता, लेकिन क्लियर है ये बात बिल्कुल सच्ची है। और बहुत सारे चर्चेस बने हैं पंजाब में। बिल्कुल, चर्चिज भी बने हैं, कहते हैं सबसे बड़ा चर्च वहीं बना है अभी, पता नहीं है लेकिन कितना बड़ा है। अ, कहाँ? इसमें ना इसमें पैसे का भी रोल है, मुझे लगता है। ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, तो उसमें जो जो लोग पैसे में नीचे रह गए, तो वही लोग कन्वर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिच सिख आगे कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा। वैसे तो सिखिज्म जो है वो एक एगैलिटेरियन रिलीजन के तौर पे वजूद में आया, लेकिन अब उसमें भी ऊंच नीच पाई जाती है। जैसे हाँ मुसलमानों बिल्कुल है, में भी, बिल्कुल है, जी, मुसलमानों में भी बिल्कुल कहा है। जाता है जी कि इक्वालिटी है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है बहुत ज्यादा ऊंच नीच पाई जाती है बिल्कुल है, मुस्लिम। जी। सिखों में है, सिक्खी में नहीं है लेकिन सिखों में है। रामगढ़िया है, भाटड़े हैं, बड़ा मतलब ये है, ऊंच नीच है, नहीं होनी चाहिए लेकिन है। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब में और दिल्ली में जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो कहा जाता था बिजली के रेट्स बड़े कम कर दिए हैं या बिजली फ्री कर दी है, ये सही बात है क्या? कम किए थे वो, ये था कि एक लेवल तक कम थे, कि कम जो छोटा कंज्यूमर है उसको बिजली फ्री मिल सके, उसे पानी भी कुछ हद तक फ्री मिल सके, तो था, डेफिनेटली था। ओके, तो अब जो है दिल्ली में क्या पोजीशन है? सुना उन्होंने कोई क्लिनिक्स भी बनाए थे, स्क्रीनिंग क्लिनिक्स के, बड़े हॉस्पिटल्स पे जो है बोझ कम पड़े और आम आदमी को उसी के मोहल्ले में जो है वो मुनासिब बेसिक, एटलीस्ट बेसिक हेल्थ केयर मिल सके। हाँ वो ठीक था, वो बनाए थे मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने, वो एक अच्छी चीज थी। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कुछ भी गलत था, लोग जाते थे वहाँ, जैसा भी ट्रीटमेंट मिलता था, लेकिन मिलता तो था ही ना। मतलब बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता था वहाँ पे, लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट्स थे वहाँ पे, अच्छी चीज थी वो। अच्छा, ये बताइएगा कि नरेंद्र मोदी जी के बाद किसको आप देख रहे हैं एज एज प्राइम मिनिस्टर? बहुत स्पेकुलेशन है मेरा ख्याल है इंडिया में योगी, आदित्यनाथ योगी। कितने परसेंट सर्टन हैं आप इस बारे में? मैं इसमें 100% सर्टेन हूँ। सो व्हाट मुझे आर द अभी फिलहाल इंडिकेशंस? कोई और चेहरा है ही नहीं सर उनके मुकाबले में ना। आफ्टर आफ्टर मोदी जो है, योगी के मुकाबले का कोई फेस है नहीं इंडिया में। ऐसे तो तो जो बहुत है, आसाम, मतलब पूरा आरएसएस जो है भरा हुआ है, जितने मर्जी लोग ले लो वहां से। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? हेमंत बिस्वा, हेमंत शर्मा बिस्वा जो है, काफी फायरी व्यक्ति हैं और क्लियर बातें करते हैं, और टोटली हिंदुत्ववादी हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, जी। बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर हम इंडिया पाकिस्तान के सब्जेक्ट की तरफ वापस आए तो क्या आप जंग देखते हैं कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उस पर अभी तक गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो इस पे क्या बाद में कोई ऐसा हो सकता है कि इल्ज़ाम लगे और फिर कोई जंग तक नौबत आ जाए? नहीं नहीं, फुली फ्लैज जंग तो होने ही नहीं वाली सर, हम्म, फुली फ्लैज जंग नहीं होने वाली। ये गुरिल्ला टाइप की जो है ना वार्स, वो चलती रहेंगी, हम्म, वो चलती रहेंगी, वो दोनों तरफ से चल ही रही हैं। और इंडिया जो है वो अपनी तरफ से एलिगेशन लगाता ही है कि जी शुरू से पाकिस्तान जो है वो हमारे ऊपर तरह तरह के हमले कर ही रहा है। हम्म। वी आर एट ये वार ऑलवेज विद पाकिस्तान। जिन जिनको प्रॉक्सी वॉर्स कहा जाता है। हाँ वो चल ही रही हैं, तो वो चलती रहेंगी वो उस तरह की वार्स। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप, कोई बड़ी जंग आमने सामने हो जाए। तो बेहतरी नहीं आप देख रहे हैं कि कोई रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आए? आ सकती है बेहतरी, आ सकती है। बेहतरी का आने का तरीका यही है कि वो धर्म की, मजहब की, दीन की पकड़ कम हो, तभी बेहतरी आ सकती है।
उसके लिए इंटेलिजेंसिया जो है ना दोनों तरफ का, उसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों ने नहीं करना काम सर। सरकारों को तो उनके तो हिडन इंटरेस्ट हैं, वो नहीं करेंगी काम। मुझे नहीं लगता दोनों तरफ से कोई भी करने वाली है। अच्छा, आपने शुरू में बात की थी कि कुछ हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो इंडिया को बहुत रोमांटिसाइज करके पेश करते हैं। तो यस क्या यस यस। इंडिया में पॉवर्टी जो है कम हुई है गुज़श्ता 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में? बिल्कुल कम हुई है, बिल्कुल कम हुई है। यहाँ पे समझ लें आपकी जो जो मिडिल क्लास था वो अपर में चला गया है, और जो लोअर था वो मिडिल में चला गया, तो बिल्कुल हुई है। लेकिन बहुत सारा तबका आज भी है ना जो बहुत गरीबी है, हम्म, बहुत सारा परसेंटेज आज भी है। बहुत तो राशन फ्री में मिलता है, हम्म। एक बड़ी अच्छा, जनता को राशन फ्री में मिलता है। पाकिस्तान में एक आर्ग्यूमेंट उससे ये बनाया गया है कि अभी तक जो है 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड मिल रही है। इसका मतलब है 80 करोड़ लोग अभी भी बहुत गरीब हैं। बिल्कुल सही लॉजिक है ये, बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर 80 ये ठीक है, करोड़ लोग सही बात बहुत है। गरीब हैं तो फिर तो इसका मतलब है कि जो इंडिया की अचीवमेंट है इतनी ज्यादा नहीं है गुर्बत को हटाने में। मैंने जो फिगर्स देखे थे वो नहीं, था कि 2005 से लेके 2019-20 तक तो 41 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया। तो अगर अभी तक भी 80 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं फिर तो काफी अलार्मिंग बात है। क्योंकि चैट जीपीटी पे मैंने कुछ अर्सा पहले देखा था, तो उसमें मैंने ये चेक किया कि कितने परसेंट इंडियंस और कितने परसेंट पाकिस्तानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुराद है कि बाकी जो फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, सैनिटेशन, ये चीजें भी काउंट करती हैं इन एडिशन टू योर इनकम। तो उसमें ये जवाब बिल्कुल आया था बिल्कुल। कि पाकिस्तान में 38% और इंडिया में 16% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो 16%? जी जी। नहीं, ज्यादा है फिगर। यहाँ पे आम लोगों को कहाँ मिलती है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती है। हम्म। सरकारी अस्पताल एकदम बकवास है। जी, मैंने ये सुना था कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है हर हर शहरी को जो है कितने 5 लाख या 6 लाख रुपया मिलता है, जो पाकिस्तान के 18-19 लाख रुपए के बराबर है, शायद 20 लाख के बराबर हो। उसकी क्या हकीकत है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बुजुर्गों का है, कुछ आयुष्मान कार्ड वगैरह है। 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं, हम्म, 70 साल तक हम्म, पहुंचते ही कितने लोग हैं, तो हम्म, उनके लिए है वो। बाकी हम्म, ये बाकी जनता के लिए तो कुछ नहीं है ऐसा जी। फ्री हम्म, मतलब ऐसे जाओ सरकारी अस्पताल में, लेकिन सरकारी अस्पताल है बहुत बेकार ना। हम्म। सरकारी अस्पताल में तो कोई भी जा सकता है। ओके। अच्छा, इसका मतलब है कि इस गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स की कंडीशन को बेहतर बनाने में, हेल्थ केयर में कोई खास रोल अदा नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। जो हमारी हम्म, नॉट ओनली ये जो हेल्थ वाला मैटर है, इसको भी नहीं कुछ सॉल्व किया। यहाँ की जुडिशरी जो है वो, यहाँ पे कोई कोर्ट केस में फंस जाए, सारी सारी उम्र फैसले नहीं होते यहाँ पे। थाने में चले हम्म, जाओ तो सीधे मुंह कोई पुलिस वाला बात करके राजी नहीं है। हम्म, सड़कें जो है वो, दिल्ली में हूँ मैं, और मैं दिल्ली वेस्ट दिल्ली पश्चिम बिहार में हूँ। सेमी पॉश कॉलोनी है ये, और यहाँ की सड़कें में बाहर निकलूं सारे खड्डे वड्डे हैं। मैंने तो ये सुना है कि गडकरी जी ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। ही हैज ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन एंड रोड वो नेटवर्क। हाईवेज वगैरह बनाए हैं, हाईवेज वगैरह नए बनाए हैं। लेकिन इंटरनल, दिल्ली सर कैपिटल सिटी है, यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ कूड़ा नहीं उठता ठीक से। यहाँ कूड़ा निकाल के, इनको कूड़ा तो उठाना आया नहीं है, वो गीला पड़ा रहता है। फिर वापसी वापसी नाली में चला जाता है, फिर आधा अधूरा उठाया जाता है। ये है यहाँ की हकीकत। अच्छा, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और अब जो है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर रही दिल्ली में। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं कर रहे हैं आम आदमी। मतलब अब तो दिल्ली में देखिए कि ऊपर से नीचे सारे बीजेपी की सरकार है, हम्म, सब जगह। यहाँ का काउंसलर हो, यहाँ का एमएलए हो, यहाँ हम्म, का एमपी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सब भाजपा के हैं, बीजेपी के हैं। बावजूद हम्म, उसके यहाँ पे जो जो जितनी चीजें मैं आपको गिनवा रहा हूँ, हम्म, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन, सरकारी सरकारी एजुकेशन सेंटर हो, हम्म, सेक्टर हो, या हमारी जुडिशरी हो, या हमारी पुलिसिंग हो, या हमारी म्यूनिसपैलिटी हो, मुझे नहीं लगता यहाँ प्रैक्टिकली कोई बहुत फर्क आए हैं हम्म। ना। अच्छा तुषार जी, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? कोई बात रह गई हो तो प्लीज कीजिएगा। मैं बड़े शॉर्ट में सारी बात को कंक्लूड कर देता हूँ सर। मुझे जो लगता है कि अगर रिलेशनशिप की बात की जाए,
भारत और पाकिस्तान की, तो रिलीजन्स की पकड़ जो है वो ढीली होनी चाहिए दोनों तरफ से, और लॉजिक को जो है आगे रख के चलना चाहिए, और तर्क युद्ध करना चाहिए। युद्ध करना ही है ना, अगर हमने कुश्ती करनी है ना तो हम लॉजिक की कुश्ती कर लेते हैं, उसमें से जो है वो अमृत निकलेगा। ये जो हम लड़ाइयाँ करते हैं ना, बम फोड़ दिए, उसमें तो जहर ही निकलता है उसमें से तो। एक तो ये बात है, और बाकी पाकिस्तान वालों को जो है वो, अगर भारत को देखना तो भाई भारत जो है वो इतना बढ़िया नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चीजें भी हैं। वो हम यहाँ रहते हैं तो हमें पता है, तो वहाँ के मीडिया को ये वाली बात समझनी चाहिए। और नो डाउट उनको पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत यह बेटर लगता होगा, लेकिन ठीक है, यहाँ की प्रैक्टिकल चीजें हम ज्यादा समझते हैं, जो मैंने आपको वैसे तो तुषार जी, पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो तो हमेशा इंडिया की नेगेटिव पिक्चर ही पेंट करता है। उसमें आप मसलन आईआईटी का कभी जिक्र नहीं सुनेंगे, या एजुकेशन में जो अचीवमेंट्स हैं उसका कभी जिक्र नहीं आता। तो वो भी गलत है, मीडिया वो भी में, गलत है। हाँ जी, वो भी गलत है। ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इंडिया ने तरक्की नहीं की है, या यहाँ पे आईटी सेक्टर में बहुत, इवन मेरी बेटी जो है वो भी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, बहुत अच्छी जॉब करती है। और यहाँ का जो यूथ है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो ज्यादातर आईटी कंपनीज में जॉब कर रहा है, वो अच्छी सैलरी ले रहा है, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि इंडिया को मैं नेगेटिव पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ, नहीं, वो नहीं है। मैं दोनों तरह से बताना चाह रहा हूँ, दोनों तरफ से बताना चाह रहा हूँ। जी जी। अच्छा, उससे मुझे जी तुषार जी, उससे मुझे एक जोक याद आता है कि गोर्बाचेव के आखिरी दिनों में सोवियत यूनियन में उन्होंने थोड़ा लिबरलाइज किया कि लोगों को पासपोर्ट देने शुरू किए। वहां पे पासपोर्ट लेना भी मुश्किल काम था। तो एक नौजवान जाता है और एक मुल्क का सिर्फ पासपोर्ट था, एक मुल्क के लिए वैलिड होता था जो पासपोर्ट था। तो वो पासपोर्ट ऑफिसर उस यंग आदमी से पूछता है, कहाँ जाना चाहते हो? तो उसने पूछा, इसराइल जाना चाहते हो? क्योंकि उस वक्त बहुत से जो सोवियत लोग थे ना, वो इसराइल जाते थे, तो उसके बाद फिर अमेरिका या यूरोप चले जाते थे। वो कहते थे जी ये हमारे लिए मजहबी जो है चीज है, वी आर जूइश। तो इसराइल में सारे नहीं रहते थे। 12 उसने कहा जी आप इसराइल जाना चाहते हो? उसने कहा नहीं 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 नहीं, आई एम अ यंग मैन एंड आई डोंट वांट टू डाई यंग। तो उसने कहा अच्छा फ्रांस जाना चाहते हो? कहता नो नो नो, दे हेट फॉरेनर्स, यू नो, मैं फ्रांस नहीं जाना चाहता। उसने कहा अमेरिका जाना चाहते हो? कहता नहीं, अमेरिका लाइफ इज टू फास्ट, और फिर वहां पे सोशल सिक्योरिटी का भी कोई नेटवर्क नहीं है, तो नॉट नॉट अमेरिका, अमेरिका इज नॉट फॉर मी। तो वो जो है ना, उसको एक ग्लोब देता है कि ये ले जाओ और आधे घंटे बाद आ जाना, मेक अप योर माइंड, किस मुल्क जाना चाहते हो। तो वो आधे घंटे बाद आता है और उसको कहता है डू यू हैव अनदर ग्लोब? तो बात ये है कि जी, कोई मुल्क भी परफेक्ट नहीं है, एवरी कंट्री हैज इट्स प्लसेस एंड माइनसेस। लेकिन बात यह है कि मीडिया को जो है एक बैलेंस पिक्चर दिखानी चाहिए, ताकि आपके लोग जो हैं उससे कुछ सीख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, लोग भी सीख सके, हमारे हुक्मरान भी सीख सके, हमारा इंटेलिजेंसिया भी सीख सके, हमारा मीडिया भी सीख सके। थैंक यू वेरी मच तुषार जी। जी।